वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो ऐसा है कि मेरे पास आई थिंक 20 सेट्स ऑफ MCQs हैं। तो उनमें से मैं कुछ आपको पढ़ाऊँगी, बाकी मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं इफ़ पॉसिबल। वैसे अभी अचानक से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, बट अगर इफ़ पॉसिबल तो जो यूनिट 2 और 3 है उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन का ऐसा ही वीडियो, जो कि मैं फ़िलहाल अभी सेटअप वगैरह तो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ आई एम नॉट इन दैट प्लेस, बट स्टिल ऐसा वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर मैं लेट नाइट तक डाल दूँगी। तो आप MCQs भी सुन लो, ठीक है, शांति से। जो मैं समझा रही हूँ, जो भी बता रही हूँ कंसेप्ट, बाकी मैंने यूनिट 1 2 डाली हुई है, प्रॉपर थ्योरी एक एक चीज़ उसको भी पढ़ लो। और मेरे पास 20 PDF के सेट्स हैं, मतलब अप्रॉक्स 500 के आसपास के MCQs मेरे पास हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहोगे या इफ़ पॉसिबल हो पाएगा तो मैं जिस भी लिंक से मैं वो MCQs ये सारे दे रही हूँ 20 सेट्स, तो कुछ तो मैं पढ़ाऊँगी 6-7 के आसपास। बाकी के सेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और इफ़ इन केस कि आप सारे MCQs नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट जो मेरे थ्योरी के वीडियोज़ हैं वो ज़रूर सुन लेना, ठीक है, और ये MCQs के भी सुन लेना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले सेट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ यूटिलिटी फंक्शन शोज़ द रिलेशन बिटवीन। यूटिलिटी फंक्शन, मैंने आपको क्या बताया था अपने वीडियोज़ में कि फंक्शन कोई भी हो, जो उसका नाम होगा उसके रेफरेंस में वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा। इसका नाम क्या है? यूटिलिटी फंक्शन। तो ये क्या यूटिलिटी किसकी होती है? गुड्स की होती है। तो ये फंक्शन जो है अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड और कंज्यूमर की यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में आपको 2-3 नाम बहुत सुनने को मिलेंगे। पहला है एडम स्मिथ, दूसरा है मार्शल। तो एडम स्मिथ फादर थे इकोनॉमिक्स के, और मार्शल का इकोनॉमिक थ्योरीज़ में बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो कि बहुत आई थिंक, मतलब मैं, हाँ, मेरे हिसाब से उसको मार्केट की या फिर इकोनॉमिक्स की पहली थ्योरी मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। वो आई थिंक मार्शल ने दी है, और बाकी इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ्स हैं, ठीक है। देन फेमस बुक ऑन इकोनॉमिक्स, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, ठीक है। वेलफेयर नियो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने इकोनॉमिक्स की नियो क्लासिकल टाइप ऑफ डेफिनेशन प्रपोज करी थी, ठीक है। देन इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 1, दैट 1 का मतलब 1 के इक्वल यहाँ पे है, डिजिट 1, द गुड इज़ अ। मैंने आपको समझाया है कि इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो क्या इफ़ेक्ट होता है और किस वजह से वो 1 से कम, 1 से ज़्यादा या 0 के इक्वल या इन्फिनाइट होती है, सब कुछ समझाया है। तो जो वीडियोस स्किप हो गए हैं जिससे, वो प्लीज़ एक बारी जाके देख लो। अगर उसको समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ दैट 1, द गुड इज़ अ लग्जरी गुड। क्यों? अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है, चाहे इनकम बढ़े घटे वटेवर, लग्जरी गुड पे जो होगा उस पर कोई ख़ास असर पड़ेगा? भाई, जो लग्जरी गुड्स खरीद रहे हैं उनकी इनकम इस लेवल पर होती है कि वो किसी भी लेवल पर जाकर उसको खरीद ही सके, ठीक है। अब जो करोड़ों में कमा रहा है उसके लिए हज़ारों की चीज़ खरीदना क्या कोई बहुत बड़ी बात होगी? अगर वो करोड़ों की बजाय उसकी सैलरी, उसकी इनकम है वो कम होकर लाखों पे भी आ जाए, तो भी वो हज़ारों की चीज़ तो आराम से खरीद सकता है ना। तो ये लग्जरी गुड में हो गया। देन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव फॉर। डिमांड की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव कब होती है? इन्फीरियर गुड्स के लिए। इन्फीरियर गुड्स लाइक कि वो कि जो जब स्टेटस बढ़ जाए सोसाइटी में, उसके बाद वो इन्फीरियर लगने लगे, ठीक है। जब लाइक मान लेते हैं जैसे कि आप पहले मिडिल क्लास में थे, अब आप अपर क्लास में आ गए हैं, तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो गुड्स इन्फीरियर है, ठीक है, वो आपके स्टेटस को रिजेंबल नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट इज वर्किंग व्हेन अ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स एंड कंज्यूमर्स टेंड टू बाय इट इंस्टेड ऑफ अदर गुड्स। अब ऐसा कब होता है कि जब गुड्स का प्राइस कम हो जाए तब भी कंज्यूमर उसी को खरीदे, या तब कंज्यूमर उसको खरीदे इंस्टेड ऑफ बाइंग अदर गुड। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में होता है। जैसे मान लो पेप्सी और कोको कोला, अगर पेप्सी का प्राइस घटेगा तो चांसेस हैं कि कोको कोला के 50% से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो पेप्सी की तरफ मूव कर जाएं, है ना। ये सब मैंने बहुत प्रॉपरली समझाया है, क्या कब कैसे क्यों होता है। तो MCQs तो बेसिकली इसी से आएंगे, तो आप ये वीडियोज़ अगर एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। अ रुपी टुमारो इज़ वर्थलेस देन अ रुपी टुडे।
बट ओबियसली आज अगर आपके जेब में 1 रुपये है तो 1 साल बाद वो 1 रुपये की कीमत वैसी की वैसी नहीं रहेगी। महंगाई दर बदर सिर्फ बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है। और ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है। ये सेम चीज़ मैं यही कहता हूँ, जैसे मान लो कि अगर आप एफडी में अपने पैसे नहीं लगा रहे हो या किसी भी चीज़ में अपने पैसे 2000 रुपये नहीं लगा रहे हो, तो वो कल के हिसाब से बढ़ के ज़्यादा नहीं होंगे, जितने आज थे उतने ही रहेंगे। और जब आप कल में वो पैसे लेकर जाओगे तो वो पैसे की कीमत और घट चुकी होगी। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक टाइम था जब 10 रुपये किलो के आसपास नमक मिलता था, आज एक टाइम है कि 28 रुपये किलो के आसपास नमक मिलता है। तो नमक एक ही किलो है, लेकिन 10 की बजाय 28 रुपये में वही चीज़ मिल रही है। तो जो कीमत कुछ सालों पहले 10 रुपये की थी वो आज 28 रुपये की हो गई नमक के रेफरेंस में। ठीक है, ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। देन नेक्स्ट, बेसिक इकोनॉमिक टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड। मैंने आपको 8 के आसपास टूल्स पढ़ाए थे, टूल्स या इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स कह लो। टाइम पर्सपेक्टिव, इक्विमार्जिनल, इंक्रीमेंटल एंड डिस्काउंटिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसे करके प्रिंसिपल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ऑप्शन ए बी सी तीनों ही प्रिंसिपल्स हैं, तो लास्ट में ऑप्शन बचता है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन में नॉट लिखा है इसलिए हम नन ऑफ दीज कर रहे हैं, वरना अगर नॉट ना लिखा होता तो हम ऑल ऑफ दीज करते। ठीक है, डैश प्रिंसिपल इज क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, बट ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है मैंने समझाया है, बट हर एक चीज़ में दोबारा तो समझाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियोस जाके देख लेना। ठीक है, analysis of long run and short run affects the decisions on revenue as well as cost is based on long run और short run का analysis। long run short run का मतलब क्या होता है, टाइम। तो बट ऑब्वियसली इक्वी मार्जिनल होगा नहीं, इंक्रीमेंटल होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। टाइम पर्सपेक्टिव, ऑप्शन ए में टाइम लिखा है, क्वेश्चन में टाइम के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो गया। ये सारे प्रिंसिपल्स एक एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट टू गुड्स दैट आर यूज जॉइंटली टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड। यूज्ड जॉइंटली मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पेन के साथ अगर इंक मिलेगी तभी तो पेन की यूटिलिटी होगी कोई, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। ठीक, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, मैंने इसके एक रीज़न बताएं फिर कई सारे रीज़न बताएं। सबसे पहला रीज़न ये, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ चलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कह लो या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह लो। ठीक है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हर एक चीज़, जितने भी इफेक्ट्स मैंने समझाए हैं, अगर उनमें से कोई भी ऑप्शन में लिखा होगा तो वही आंसर होगा, अगर सारे लिखे हैं तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। देन इफ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीज वर्क्स इन सेम डायरेक्शन, द गुड्स हुज प्राइस हैज़ चेंज्ड इज अ। इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो जिस गुड का प्राइस बढ़ा है वो कौन सा गुड है, बट ऑब्वियसली नॉर्मल गुड है। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स हैं, बेसिक हमारे गुड्स हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, केरोसिन ऑयल, ये सारी जो चीज़ें हैं, मकान हटा के सॉरी, रोटी, कपड़ा और ये ऑयल, और हम कह सकते हैं जो डेली पर्पसेस की चीज़ें हैं, ये सब हमारे नॉर्मल गुड्स में आती हैं। इनकम इफेक्ट हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, हम रोटी छोड़ के रोज़ मैगी नहीं खाने लग जाएंगे, चाहे मैगी 2 रुपये की हो जाए और गेहूँ 50 रुपये का हो जाए, है ना। वी विल प्रेफर टू ईट रोटी या फिर चावल, कुछ भी। ठीक, तो ये नॉर्मल गुड्स के साथ होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस राइज, सब कुछ सेम डायरेक्शन में वर्क करेगा, तब भी इनकी जो गुड्स है जिसका प्राइस चेंज, तब जिनका प्राइस चेंज होगा वो नॉर्मल गुड्स होंगे। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ये आपके आई थिंक कोर्स में नहीं है, लीव दिस। Which of the following is not a method of demand forecasting? Again, it is not in your course. Next, which one is not a property of isoquants? Isoquant downward होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि जो स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। तो बट ऑब्वियसली बचता क्या, ऑप्शन नंबर डी। इन विच प्रोडक्शन फंक्शन द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज ऑलवेज 1। अब देखो, ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ये हाँ ओके, हाँ ये भी मैंने समझाया हुआ है आई थिंक। हाँ देखो, अब इसमें इज़ ऑलवेज 1 लिखा है, तो अगर आपको नहीं भी याद है, आपने वीडियो नहीं भी देखा है, तो कॉप डगलस का फंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कॉप डगलस का फंक्शन जो है
कैपिटल और लेबर दोनों को इंक्लूड करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तब काम करता है, ठीक है। वो बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन और लीनियर होमोजेनस में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वन की बात की गई है, एंड दैट इज वाई इट विल बी लीनियर होमोजेनस। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट रन लॉ। शॉर्ट रन लॉ इसमें से कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आपको बस यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न लॉन्ग रन में मिलते हैं, लेकिन जब उनके आगे लिखा हो रिटर्न्स टू स्केल तभी वो लॉन्ग रन के लॉ होते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सिर्फ इतना ही लिखा होता, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी बोथ पे क्लिक करते, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इनपुट। इनमें से वेरिएबल इनपुट कौन सा नहीं है? यहाँ पे वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, और इनपुट का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल क्या है, क्या नहीं है? रॉ मटेरियल वेरिएबल होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा रॉ मटेरियल, कम प्रोडक्शन कम रॉ मटेरियल। पावर वेरिएबल होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा पावर, कम पावर कम प्रोडक्शन कम पावर। बचता है इक्विपमेंट। ये वेरिएबल इनपुट कंसीडर नहीं किया जाता है कहीं पर भी, ठीक है। लैंड, लेबर इज कंसीडर्ड एज वेरिएबल इनपुट, अदर देन दैट नथिंग इज कंसीडर्ड एज वेरिएबल इनपुट जब आप फंक्शंस, फॉर्मूलेज या फिर लॉस की बात करते हैं तब, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच कॉस्ट इज मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। बट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और यही डिसीजन मेकिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। विच कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट, सोशल अपॉर्चुनिटी क्या होती है सब मैंने आपको बता दिया है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती हैं जो एक्चुअल में लगती हैं, लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, लेबर की वेजेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इन सब में जो लगती हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं। और ये सारी एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन। फिक्स्ड कॉस्ट कब बढ़ती है? जब आप प्रोडक्शन की वॉल्यूम को घटा दें, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो और कम होती जाएगी ना, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी कम फिक्स कॉस्ट रहेगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट घटेगी तो फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी बढ़ेगी ना। वेरिएबल कॉस्ट घटने का मतलब ही क्या हो, प्रोडक्शन घटना। तो ऑप्शन बी और सी का सेम ही मतलब इनडायरेक्टली। बचता क्या ऑप्शन ए, जब आप प्रोडक्शन को कम करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर यूनिट की बात की गई है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी, उस हिसाब से काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म्स इन एन ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली मार्केट में फर्म्स क्या कर सकती हैं? एक दूसरे के एक्शन से इंडिपेंडेंट होती हैं? नहीं, डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि 2 ही 3 बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं और बट ऑब्वियसली डिपेंडेंट होंगी। जैसे मान लो मोबाइल इंडस्ट्री है, अब लाइक टेलीकॉम में क्या है, रिलायंस है, एयरटेल है, ठीक है। अब एयरटेल अचानक से अपने लॉसेस में बिजनेस करके अपने प्राइस 25 रुपये पर मंथ पैकेज पे ला दे, तो ऑलमोस्ट लोग एयरटेल पे स्विच करने की सोचेंगे, है ना। तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होती हैं। ऑप्शन ए गया। कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। एग्जैक्टली कैन इन्फ्लुएंस, क्योंकि ओलिगोपॉली में होती बड़ी बड़ी और कुछ ही फर्म्स होती हैं, ठीक है। तो अगर वो कोलैबोरेट कर जाएँ तो बट ऑब्वियसली मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, नहीं, सी तो होगा नहीं, डी ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट है हमारे पास, जस्ट सेकेंड, देख रहे हो कितने सारे सेट्स हैं मेरे पास। आई थिंक इट्स 13, देन 7 मोर, 20 के अप्रॉक्स सेट्स हैं मेरे पास। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में हमारे पास है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। मोनोपोली भाई रेलवे वगैरह वो तो सेम है, मोनोपोली एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट, पूरा एकदम चल रहा है कि बस डिक्टेटरशिप चल रही है, राम राज चल रहा है, हम तो हम बस हम ही। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी क्लास के इंसान को कुछ भी खरीदना हो वो कहीं भी जाके खरीद सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फर्म्स होती हैं, इतना कंपटीशन होता है कि वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बचता क्या है ऑप्शन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। ओके, डैश रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। जब भी बात प्रोड्यूसर की हो और सेलिंग की हो तो उसका मतलब होता है सप्लाई, ठीक है। आंखें बंद करो, ऑप्शन पर टिक करो, आगे बढ़ो। डैश फॉर अ प्रोडक्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड
फिर से सप्लाई की बात हो गई, मार्केट सप्लाई फंक्शन, वैसे आपके कोर्स में ये है नहीं, सप्लाई चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट इन योर कोर्स स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर कोर्स स्केड्यूल दैट डिपिक्ट्स, ये भी नहीं है। अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई चेंजेस, no, it is also not there in your course. Okay, हाँ, this is in your course. Business economics is also known as, मैंने आपको पहले ही बताया, business economics को managerial economics, economics for firm, economics for executive, economics analysis for business decisions, कुछ भी आप कह लीजिए, वो सब का ही मतलब business economics होता है, इसलिए all of the above, ठीक है। And input should be allocated that the value added by the last unit is same in all cases. ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट तभी तक बढ़ाना चाहिए जब तक कि जो वैल्यू वो आपके प्रोडक्शन में या फिर जो वैल्यू वो आपके लिए ऐड कर रहा है वो लास्ट वाले इनपुट के बराबर है। जैसे मान लो आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अच्छा खासा ठीक ठाक रेवेन्यू था, सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब 100 यूनिट आपके लिए बहुत आइडियल था। अगर आप 100 को बढ़ा के 110 करना चाहते हैं तो जितना आपके लिए इजी और जितना आपके लिए आइडियलनेस 100 यूनिट पे थी उतना 110 पर ही हो, तभी आप उसको बढ़ाएं, वरना ना बढ़ाएं, ऐसा इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। देन द प्रिंसिपल रीज़न बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे मेन रीज़न जो होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब स्कार्सिटी होगी क्यों? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, इच्छाएँ अनलिमिटेड है, ठीक है, और हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव यूज़ है। वैसा तो है नहीं कि लकड़ी का सिर्फ एक ही काम होता है, लकड़ी एक ही चीज़ के काम आती है, बहुत चीज़ों के बहुत तरीके से काम आती है, इसलिए उसकी कमी पड़ती है, और हमारी उतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं इसलिए और कमी पड़ती है, इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑल ऑफ दी अब देन मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपके कोर्स में नहीं है, लीव दिस। द वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर्स रिसोर्सेज दैट शी यूजेस, आई लाइक्ड दिस, दे यूज्ड शी, ही शी डैश भी कर सकते थे, शी यूज़ किया, वो भी अच्छा लगा मुझे। यूजेस इन प्रोडक्शन आर नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने आपको क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ लाइक लैंड, लेबर, वेजेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई, ये सब एक्सप्लिसिट होती हैं, जो बाहरी खर्चे लगते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर का खुद का दिमाग लगता है, वो रिस्क लेता है, खुद की जितनी भी मेंटल एफर्ट्स लगाता है, अपने जो भी चीज़ें लगाता है, अपनी पर्सनल मनी लगाता है, कैपिटल रेज करता है, सब कुछ, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो वो एंटरप्रेन्योर के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब की जो भी कॉस्ट पड़ती है उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। देन इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज़ एन इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, ओवरऑल की जगह अगर जनरल प्राइस लेवल भी लिखा होता तो भी वो इन्फ्लेशन ही होता, ठीक है। अब जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी फॉर दिस, हाँ। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिसेशन इज़, रिसेशन क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, रिसेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारा आउटपुट मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है, वो रिसेशन का पीरियड होता है, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी होती है, परचेसिंग पावर इस कदर घट चुकी होती है कि ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स कर ही नहीं पा रहे होते हैं। तो जब एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइन हो जाता है वो रिसेशन का पीरियड होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब बहुत तगड़ी अंग्रेजी देख के परेशान कुछ नहीं होना, अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस मैनेजरल बेनिफिट ऐसा नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता इन पार्टिकुलर, ठीक है। वैसे एक है नेट प्रॉफिट वगैरह करके, बट वो पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, आपको बस डिफाइन करने के लिए मैं बाद में समझाऊंगी थ्योरेटिकल वीडियोस में, ठीक है। द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी नहीं, अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस, फिर ये भी नहीं, लास्ट में बचता ऑप्शन बी है, हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी था, तो बी को चूज़ करने में आपका कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, उस कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is economic theory used in business whereas dash is economic theory used in business and non-business organization। अब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इस एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो चाहे बिजनेस करने वाली फर्म हो, नॉन कोऑपरेटिव फर्म हो, नॉन प्रॉफिट फर्म हो, हर फर्म में हर सेक्टर में वो यूज़ हो सकती है, ठीक है। जो पार्टिकुलरली सिर्फ बिजनेस के लिए बनी है वो इकोनॉमिक थ्योरी सिर्फ बिजनेसेस में यूज़ होती है, एंड अदर देन दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बहुत वाइडर स्कोप है, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, इकोनॉमिक्स फॉर फर्म, थ्योरी ऑफ फर्म, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। ऑल ऑफ दीज want satisfying power of a commodity, utility,
है ना। ये रटा होना चाहिए ये सब। आपको मैंने बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस बना के पढ़ाए हैं, और जिसको नहीं रटा है वो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखो एक बार। देन इन इकोनॉमिक्स, डिज़ायर्ड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, आपके पास इच्छा भी है खरीदने की, परचेजिंग पावर भी है, तो इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड नहीं दिया ऑप्शन में तो कोई बात नहीं, डिमांड तो दिया है, तो डिमांड आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज द डिमांड हैज़ 3 एसेंशियल्स, डिज़ायर, परचेजिंग पावर एंड। परचेजिंग पावर है, डिज़ायर भी है, तीसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस टू परचेज। डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू परचेज इज इक्वल टू इफेक्टिव डिमांड। पढ़ा चुकी हूँ ये सब कुछ मैं, ठीक है। देन डैश मीन्स एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस और टू मेजर सच फैक्टर्स दैट एंड देयर इन्फ्लुएंसेस। डिमांड एनालिसिस में सब कुछ आता है, कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, और उसको कैसे मेजर करें, कितना अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनका अफेक्ट कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ किस में आता है, डिमांड एनालिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ इन मार्केट। अगेन मैंने आपको कहा ना कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसे फर्स्ट लॉ इन मार्केट कहते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इतना इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड, तो इट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। अगेन द सेम क्वेश्चन, डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस डैश प्लस विलिंगनेस टू परचेज। डिज़ायर, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू परचेज, रट लो, डिज़ायर, विलिंगनेस टू परचेज एंड परचेजिंग पावर। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फंक्शनल रिलेशनशिप मैंने आपको क्या कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड, फंक्शनल डिमांड के लॉ की बात की गई है और फंक्शनल रिलेशनशिप की बात की गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड और किस में, प्राइस में, ठीक है। प्राइस के रेफरेंस में जिस चीज़ की बात की गई है उसी के फंक्शनल रिलेशनशिप कोई भी लॉ या कोई भी फंक्शन डिफाइन करता है, ठीक है। बेसिक अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, अब देखो जिसको ये चीज़ नहीं याद है वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकता है। एज़ यूजुअल मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। लाइक कि जब आपको आंसर एग्जैक्टली नहीं पता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए और जो ऑप्शन बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर एग्जैक्टली पता है, जस्ट डू टिक दैट आंसर, और नहीं पता है तो जय माता दी, फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। एंड हाँ, बहुत से बच्चों ने मेरे से कहा कि मैथ्स में क्वेश्चंस नहीं आए वैसे, या जैसे चाहते थे वैसा एग्ज़ाम नहीं आया, फिर बहुत टिपिकल आया, अजीब सा आया। तो देखो मेरी बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, लाइक कि आपको जो पढ़ना है वो ये है कि मेन जो कंटेंट होल्ड करेगा APGP हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे पर परम्यूटेशंस से आएंगे, और स्टार्ट्स मैंने आपको साफ साफ कहा था, मतलब मैंने आपको ना मैट्रिसेस के लिए एक बार इनकरेज किया था और ना ही आपको कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह के लिए एक बार इनकरेज किया था। तो आई थिंक सेंट्रल कंटेंट जो है एग्ज़ाम का वो स्टार्ट्स ने, APGP ने थोड़ा बहुत, और बाकी परम्यूटेशंस ने होल्ड किया है, ठीक है। मतलब इतना होल्ड किया है कि अगर इंसान इन 3-4 टॉपिक्स को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके जाता तो बहुत आसानी से अच्छा खासा स्कोर कर सकता था, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ स्कोर कोई बात नहीं, पासिंग हो गया, दैट्स ओके, इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर टू, दैट्स इट। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है, डू स्कोर वेल देन पास तो हो जाओगे ना, दैट्स इट। पैनिक नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल ओके, ठीक है। और वैसे भी मज़े करो, मज़े करने की लाइफ है। बस हाँ ये है कि बेसिक है आपको कि आपको डिग्री चाहिए, आपको पास होना है, जस्ट डू दैट, ठीक है। और बाकी अगर आप रेपुटेड कॉलेज में हो तो आपकी मार्कशीट बाद में और आपकी पर्सनालिटी पहले जज होगी, तो उससे बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है। डू अपस्किल योर सेल्फ, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड दैट्स इट। कोई पूछ थोड़ी रहा है कि आपके मैथ्स में कितने आए थे, कोई नहीं पूछ रहा, जस्ट चिल आउट अबाउट दैट एंड कंसेप्ट्स क्लियर रखो, एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर जगह कहती हूँ कि कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो एलिमिनेशन भी मेथड भी यूज़ कर लोगे, याद करने वाला मेथड भी यूज़ कर लोगे, और जय माता दी भी आपका सही होगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट हमारा सेट नंबर 3 होगा। सेट नंबर 3, ओके, दिस वन, सेट नंबर 3, ओके। जनरली डिमांड कर्व हैव बट ऑब्वियसली नेगेटिव स्लोप। रटा के रखा है मैंने आपको वीडियोस में, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली whether other factors remaining constant, it is called what, both extension and contraction। अब देखो सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हैं तो इसे हम सिंपली जो चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में जो चीज़ दी है वो हमें दी है शिफ्ट
एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। मैंने आपको दोनों का कंसेप्ट समझाया है कि शिफ्ट कब होता है, एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस के रेफरेंस में डिमांड अफेक्ट हो रही है तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड बढ़ना मतलब एक्सटेंशन, घटना मतलब कॉन्ट्रैक्शन। When the quantity demanded of a commodity rises due to fall in price, it is called, प्राइस घटा, कमोडिटी की डिमांड बढ़ी, बट ऑब्वियसली इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, है ना। शिफ्ट और शिफ्ट सिर्फ तब होता है जब प्राइस के साथ साथ बाकी फैक्टर्स भी बदले। जब तक आपको क्वेश्चन में कहा नहीं गया कि बाकी फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, तब तक आपको शिफ्ट वाले ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ठीक है। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रही है प्राइस राइज की वजह से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऑप्शन नंबर डी। गिवन गुड्स आर डैश गुड्स, गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी वीट और मैगी का, तो इसमें मैगी गिवन गुड है, क्यों? क्योंकि मैगी की कॉस्ट कितनी भी घट जाए, आई मीन प्राइस कितना भी घट जाए, पर जो प्रायोरिटी, जो इंपॉर्टेंस वीट की, क्या वो मैगी को मिलेगी प्राइस घटने की वजह से? नहीं। तो यहाँ पे वीट के कंपैरिजन में मैगी गिवन गुड है, ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन होता है दो गुड्स के बीच में, तो जो इन्फीरियर होता है वो गिवन गुड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जूरियस आर्टिकल्स, हायर विल बी द डिमांड। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, जितना ज़्यादा महंगा होगा कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट उतनी उसकी डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि अपर क्लास में स्टेटस और महंगा, कितना महंगा प्रोडक्ट है, यही सब कुछ होता है ना। यही सोच के मेजॉरिटी ऑफ द अपर क्लास लोग उसको खरीदते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को वेबलेन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे वेबलेन इफेक्ट कहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक सी से कुछ है, कॉन्स्पिशियस गुड्स करके है, कॉन्स्पिशियस गुड्स इफेक्ट, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, बट हाँ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया वो इस नाम से पढ़ाया है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, वेबलेन इफेक्ट भी उसी का नाम है। डिमांड फॉर मिल्क शुगर टी फॉर मेकिंग टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बट ऑब्वियसली इट इज़ जॉइंट डिमांड। चाय बनानी है, दूध भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, है ना। तो ये जॉइंट डिमांड है, चाय तभी बनेगी जब तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिसिटी इज़ नोन एज, बट ऑब्वियसली इनफाइनाइट। परफेक्ट क्या होती है चीज़? इसको जितना चाहो उतना घिसो, कोई असर ना पड़े उस पर, मतलब जितना चाहो उतना यूज़ करो। जैसे मान लो कि अगर किसी के पास इतना ज़्यादा ब्रेन है, इतना इंटेलेक्चुअल पावर है कि जितना चाहो उतना उसे याद करा दो, जो चाहो उसे पढ़वा दो, जो चाहो उसे समझ लो, तो आप क्या बोलोगे? यार, दे, ही, शी, एनीबडी, जो भी लगाओ, हैज़ अ परफेक्ट ब्रेन। तो परफेक्ट क्या होता है? जहाँ भी चीज़ इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट लेवल पे अवेलेबल हो, तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे? परफेक्ट इलास्टिसिटी। द नेक्स्ट, इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल। परफेक्ट इलास्टिसिटी है तो क्या अपवर्ड, डाउनवर्ड, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ होगा? नहीं। परफेक्ट है तो प्राइस घटे बढ़े, आज कल सदियों बाद सेम कांस्टेंट लेवल पर उसकी डिमांड चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। इसीलिए कर्व क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर आपको कर्व नहीं पढ़े या याद भी नहीं तो सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करो, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। फ्लैट कोई कर्व या स्टीप कोई डिमांड कर्व कभी सुना है? नहीं सुना है, तो ऑप्शन सी डी वैसे ही हट गया। वर्टिकल डिमांड कर्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी डिमांड ज़ीरो हो, प्राइस कितना भी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक्स बार को टच करे। तो बचता है क्या? हॉरिजॉन्टल। तो कॉमन सेंस यूज़ करने पर भी हॉरिजॉन्टल ऑप्शन ही बचता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, बट ऑब्वियसली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तुम प्राइस बढ़ा दोगे तो क्या हुआ? हम किसी और से ले लेंगे। तुम बढ़ा दोगे तो क्या हुआ? हम किसी और से ले लेंगे। टूथपेस्ट के कितने सारे ब्रांड हैं, तुम बढ़ा दोगे तो क्या हुआ? हम किसी और से ले लेंगे, है ना। तो मेजॉरिटी, अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड सप्लाई, हम कोई भी बात करते हैं तो हम मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ पीपल को दिमाग में रख कर ही बात करते हैं। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त भी समझाया, फिर से समझा रही हूँ। क्वेश्चन में जब भी ये सब सॉल्व करोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, तो मिडिल क्लास लोगों को दिमाग में रखकर ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। द नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय perfect large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry and exit, all of the above. But obviously टूथपेस्ट के हज़ारों ब्रांड्स हैं, हज़ारों फर्म्स टूथपेस्ट बना रही हैं, ठीक है। सेम चीज़ अब तो नूडल्स के साथ भी हो गया है, मैगी है, यप्पी है, आटा नूडल्स है, वेज नूडल्स है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है।
सेम चीज़ हम कह लो कपड़ों के साथ है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हाँ क्लास स्टाइल सब कुछ अलग है बट हैं तो बहुत सारे ना ब्रांड्स। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स जिनके बहुत सारे ब्रांड है, तो भाई कपड़ों की इंडस्ट्री प्रोडक्ट तो होमोजेनियस ही है ना, है तो कपड़े ही। लेकिन हाँ बस ये कि लार्ज नंबर ऑफ बाय, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। कोई भी एंट्री कर सकता है क्लोथिंग इंडस्ट्री में, कोई भी क्लोथिंग इंडस्ट्री छोड़ के कर सकता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी फर्म। तो ऑल ऑफ दी अबव आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखो अगर मेरे पास टाइम रहेगा और मेरी हेल्थ थोड़ी सी भी ठीक होगी तो मैं यूनिट 3 और 4 का एक प्रॉपर एक कलेक्टिव वीडियो बना के लेट नाइट तक ज़रूर डाल दूँगी, तो प्लीज़ उसको भी सुन लेना। एंड अगर आपके पास उसको सुनने का टाइम नहीं है तो मैं जो भी PDFs का लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो थ्रू दैट, ठीक है। द नेक्स्ट, द मार्केट विद अ सिंगल प्रोड्यूसर बट ऑब्वियसली मोनोपोली। प्रोड्यूसर एक ही है तो क्या है वो, मोनोपोली, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट इज़ द फीचर ऑफ द मार्केट फॉर्म। सेलिंग कॉस्ट एक मार्केट फॉर्म, किस मार्केट फॉर्म का फीचर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोली में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि रेलवेज़ का एडवर्टीजमेंट देखा है कहीं पे सेलिंग कॉस्ट का। हाँ, रुको पहले सेलिंग कॉस्ट का मतलब समझो, मैं समझाने लग गई। सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये नहीं, सेलिंग प्राइस से मत, SP से मत इसको डिनोट करना। सेलिंग कॉस्ट का मतलब कि बेचने में कितना खर्चा आ रहा है, प्रमोशन करने में, एडवर्टीज़मेंट करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये सेलिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि ये हमारे बेचने में लगते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी सेलिंग प्राइस से इसको कंप्रोमाइज़ मत, कंपेयर मत करना। MRP या सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही, सेलिंग कॉस्ट की बात हो रही है। यही होते हैं कंसेप्ट्स, बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बिल्कुल 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 ही कम होते हैं, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट किस मार्केट फॉर्म का फीचर है, ओलिगोपोली में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इतनी खास कोई मतलब बहुत सारी फर्म्स नहीं होती हैं, बेसिकली कोलैबोरेशन में चलती हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी इंटरडिपेंडेंट होती हैं, तो इतना कुछ खास सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता। और ना ही मोनोपोली में लगता है, क्योंकि वहाँ तो एक ही प्रोड्यूसर है, लोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। तो बचती क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, वहाँ पे सेलिंग कॉस्ट लगती है। रिलायंस, जियो का जो है, एयरटेल जो है, वोडाफोन VI है, सबके कितने एड्स आते हैं, बहुत सेलिंग कॉस्ट लगती है भाई इन सबकी। द प्रोडक्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर बट ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएटेड विथ क्लोज सब्सटीट्यूट। आपके पास वीवो है, ओप्पो है, ठीक है, एप्पल आईफोन है, एप्पल आईफोन का सब्सटीट्यूट आप सैमसंग आईपैड पेन वाले फ़ोन्स जो होते हैं जिसमें डिजिटल पेन वगैरह होती है उन सब से आप कर सकते हो, ठीक है। ओप्पो, वीवो, ठीक, और न जाने कितने ब्रांड्स, ठीक है, भले ही वो एक ही बेसिक फर्म के अंदर आते हो बट डिफरेंट नेम के कितने सारे टाइप्स, कितने सारे मॉडल्स, कितना कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड हैं, अलग मॉडल्स हैं, अलग डिज़ाइंस हैं, अलग क्लास है, अलग लेवल है, अलग प्राइस है, बट क्लोज सब्सिट्यूट के साथ प्रेजेंट होते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होता है। देन इन बिजनेस साइकिल कंसेप्ट द पीरियड ऑफ लॉन्ग वेव इज़ ऑफ। लॉन्ग वेव का पीरियड 50 साल का होता है। आई थिंक आपके में ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल नहीं है। यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, आपके में ट्रेड साइकिल है, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स डैश मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी या रेस्ट के स्टेट को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट बराबर होती है, डिमांड सप्लाई बराबर होती है, तो वो एक स्टेबल स्टेट है। उससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, एक्सेस होगा, पर धीरे धीरे करते करते जब बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा तो वही सेम चीज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे और फिर नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे, वो लॉ काम करने लगेगा। उससे नीचे रहेगा तो बट ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा लॉसेज ऑलरेडी सफ़र कर रहे होंगे, भुखमरी भी हो रही होगी, डिमांड पूरी नहीं हो रही होगी, सप्लाई पूरी नहीं हो रही होगी, तो बट ऑब्वियसली एक जो स्टेट है जहाँ पे सब कुछ बराबर है, प्रोडक्शन बराबर डिमांड के, सप्लाई बराबर डिमांड के, कॉस्ट बराबर रेवेन्यू के, वो क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग एट अ लोअर प्राइस इन एक्सपोर्ट मार्केट एंड एट अ हायर प्राइस एट होम मार्केट इज कॉल्ड। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको डंपिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केट में आप हायर प्राइस पे बेच रहे हो और सेम चीज़ आप जो है होम मार्केट डोमेस्टिक कंट्री में लोअर प्राइस पे बेच रहे हो, सॉरी हायर प्राइस पे डोमेस्टिक में बेच रहे हो और लोअर पे एक्सपोर्ट में बेच रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ का स्टॉक उठा के यहाँ के लोगों, प्राइस बढ़ा के यहाँ के लोगों की डिमांड कम कर रहे हो, ठीक है। चाहिए तो यहाँ के लोगों को भी ना, आपकी कंट्री के लोगों को भी चाहिए ना, बट यहाँ से उठा के क्या कर रहे हो, दूसरे देशों में डंप करके आ रहे हो, उनको लोअर प्राइस पे बेच के वहाँ पे डंपिंग कर रहे हो, वहाँ पे अपना कनेक्शन मार्केट बढ़ा रहे हो, तो इसे डंपिंग बोलते हैं। आप नॉर्मली भी समझ जाओ भाई, यहाँ का सामान उठा के दूसरे देश में जाके फेंक के आ रहे हो, सस्ते में बेच के आ रहे हो, तो डंपिंग हो गया इसका मतलब, ठीक है। देन नेक्स्ट,
अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू बट ऑब्वियसली कंज्यूमर की रियल इनकम। अगर देखो शिफ्ट इन डिमांड नहीं, प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड फॉल तो होगी नहीं, बढ़ती है, बट ऑब्वियसली ऑप्शन ए कटा, ऑप्शन बी कटा। अ फॉल इन कंज्यूमर्स रियल इनकम नहीं, ऑप्शन डी भी कटा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस घट गया है तो रियल इनकम तो बढ़ जाएगी ना। प्राइस घट गया है, जैसे मान लो कि कोई चीज़ 10 रुपये, जैसे मान लो कि कोई चीज़ 10 रुपये की थी, अब वो 8 रुपये की हो गई है और कंज्यूमर 100 रुपये कमाता था, लेकिन अब वो 10 की चीज़ 8 में ख़रीद सकता है, मतलब उसकी रियल इनकम की जो औकात है वो तो बढ़ गई ना, है ना, वर्थ औकात। यहाँ पे रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज़ वन दैट स्लोप्स। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व क्या होता है? जो कि अपवर्ड टू द राइट। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन होगी तो कैसा स्लोप करेगा? अपवर्ड स्लोप करेगा राइट साइड में, क्योंकि डाउनवर्ड हमेशा लेफ्ट साइड में स्लोप करता है। ध्यान रखना, डाउनवर्ड हमेशा लेफ्ट साइड में स्लोप करता है, तो अपवर्ड हमेशा राइट में स्लोप करेगा, ठीक है। रट के रखो ये कॉन्सेप्ट एकदम। विच वन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन कौन सा नहीं है? नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स पे तो लॉ ऑफ डिमांड चलता है, इग्नोरेंस में लॉ ऑफ डिमांड चल नहीं पाएगा, इन्फीरियर गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड चल नहीं पाएगा, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि वो ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट हैं जितना जितना उनका प्राइस बढ़ेगा उतनी उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो बचता क्या है? नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड पर ही तो लॉ ऑफ डिमांड चलता है, तो इसलिए एक्सेप्शन नहीं है। देन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ इलास्टिक व्हेन इट हैज़ मैनी यूजेस, बट ऑब्वियसली अब एक कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक, अब जैसे दूध की डिमांड है, कोरोना में भी दूध की सप्लाई अवेलेबल कराई गई ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत डिफरेंट यूजेस हैं, बच्चे बड़े बूढ़े हर एज ग्रुप के लिए हर चीज़ में वो इम्पॉर्टेंट है। तो जिस भी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं उसकी डिमांड बहुत इलास्टिक होती है। देन व्हेन द डिमांड कम एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है तो वो यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी का मतलब 1, तो इसका मतलब जब डिमांड की इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होती है तब डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी वे में समझाया है, इसलिए दोबारा नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। डू वॉच दीज वीडियोज़ जिसमें समझाया है। द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी शोज दैट इट्स डिमांड इज़, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व क्या शो करती है? परफेक्टली इलास्टिक। अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर ही कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन में समझाया था, है ना, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब इसी में उल्टा पूछ लिया गया कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व क्या शो करती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड शो करती है, ठीक है। व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स व्हाइल एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम, हिज डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड, इनकम घट गई, ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, ना प्राइस, ना ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ना ही क्या बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसकी इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या करेगी? बट ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी इनकम घट गई है। अब जैसे वो मान लेते हैं कि एक इंसान है, वो पूरे महीने गेहूँ रोटी चावल खाता है, ठीक है, बट कभी कभार नाश्ते में या संडे वनडे को मैगी वगैरह या पास्ता वगैरह खा लेता है, बट ये है तो इन्फीरियर गुड ही ना वीट और राइस के कंपैरिजन में, तो अब उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी ना, एक्स्ट्रा खर्चे बंद ही करेगा, इनकम घट गई है तो, ठीक है। तो दिस वॉज अ लॉजिकल आंसर। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला causes total expenditure on the commodity too, बट ऑब्वियसली भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है अगर, तो कमोडिटी का प्राइस घटे या बढ़े, डिमांड तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उस कमोडिटी पे वो अनचेंज्ड ही रहेगा, क्योंकि खाने को रोटी और चावल चाहिए तो चाहिए, मैगी ना मिले चलेगा, बर्गर ना मिले चलेगा, लेकिन जब कोई भी ऐसी कंटिन जैसी सिचुएशन आती है तो रोटी चावल तो चाहिए ना, ठीक है। देन नेक्स्ट सेट पे आएंगे, सेट नंबर 4 पे थे ना हम लोग, हाँ। द यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज, यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ऑप्शन डी। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज अगेन इट्स utility of a commodity is expected social value, extent of its practical use, its relative scarcity, degree of its fashion। देखो सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद मोस्ट रिलेटेबल सी है, सी में लिखा है इट्स रिलेटिव स्कार्सिटी। अब जैसे मान लो कि गेहूँ है, ठीक है,
इंसान के घर में 10 क्या बोलते हैं 10 30 20 50 किलो भी अगर बचा है, ठीक है, तब भी उसको पैनिक होता है कि यार लेकर आ जाओ, वरना ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक दिन रोटी नहीं बन पाएगी, या फिर ख़त्म हो जाएगा तो एक दिन चावल नहीं बन पाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी बनता हो। तो जितनी रिलेटिव स्कैर्सिटी होती है किसी भी कमोडिटी की, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है भाई। देखो जैसे मान लो कि कोई और चीज़ वेस्ट हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल पानी वेस्ट हो जाए, ठीक है, एक गिलास पानी है वो गिर जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक गिलास दूध गिर जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्कैर्सिटी में बहुत डिफरेंस है ना, रिलेटिव स्कैर्सिटी में बहुत डिफरेंस है। तो सेम चीज़ है, इट्स रिलेटिव स्कैर्सिटी। पानी अबंडेंस में है, दूध अबंडेंस में नहीं है, ठीक है। तो यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की उसकी स्कैर्सिटी, रिलेटिव स्कैर्सिटी से डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपके में नहीं है कोर्स में, तो लीव दिस। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड प्राइस Ceteris paribus is, बट ओबियसली इट इज़ नेगेटिव। डिमांड बढ़ेगी तब जब प्राइस घटेगा, और डिमांड घटेगी तब जब प्राइस बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इनवर्स को नेगेटिव भी बोलते हैं। अ डिमांड कर्व विच टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस इलस्ट्रेट इलास्टिसिटी विच इज़ पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन क्वांटिटी एक्सिस से पैरेलल। क्या इलास्टिसिटी होगी इसकी? बट ओबियसली लेस देन 1, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। द नेक्स्ट, कंसीडर अ डिमांड कर्व विच टेक्स द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग बोथ एक्सिस। इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी 1 इनफाइनाइट। अब मिड पॉइंट जहाँ पे कट हो रहा है, इंटरसेक्शन के बाद क्या कोई लिमिट होती है किसी भी लाइन की? नहीं होती ना। तो जब द थिंग विच इज़ लिमिटलेस, द स्लोप विच इज़ लिमिटलेस, तो बट ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल बी हायर द मोर अवेलेबल आर सब्सटीट्यूट्स फॉर दैट प्रोडक्ट। डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी हायर कब होगी? जब उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पेप्सी, डियो, कोकोला वगैरह वगैरह। कोकोला का प्राइस बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा दूसरी कोल्ड ड्रिंक पे। घटा दो, बट ऑब्वियसली सारे कोल्ड ड्रिंक के कस्टमर कोकोला पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बहुत इलास्टिक डिमांड होती है वहाँ जहाँ सब्सटीट्यूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ गिवन गुड्स, डिमांड कब विल स्लोप? गिवन गुड्स में बट ऑब्वियसली डिमांड कब अपवर्ड स्लोप करता है? क्यों? क्योंकि गिवन गुड लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। जो भी गुड लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, उसका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप नहीं करेगा, अपवर्ड स्लोप करेगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड शुगर। टी एंड शुगर की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है, ठीक है। बट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है क्यों नेगेटिव है और क्या किस लिए नेगेटिव है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, एक एक चीज़ मैंने आपको बस समझा रखी है। सो प्लीज़ डू रीड देम, चाहे रीड कर लो मेरे नोट्स से, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, और या तो चाहे आप उसको वीडियो में जाके सुन लो, ठीक है। इफ़ द परसेंटेज इंक्रीजेज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड इन इज इट्स प्राइस, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है, बट आपके में न्यूमेरिकल नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट स्टिल मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है, तो इफ़ यू वांट यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा लेस देन 1 क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड एज इट्स प्राइस चेंजेस। डिमांड चेंज नहीं हो रही लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी बढ़े घटे डजेंट मैटर, डिमांड तो चेंज नहीं हो रही ना, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी 0 है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जब बात यूनिटरी की करी तो यूनिटरी क्या होता है? 1, तो ऑप्शन बी इक्वल टू 1, ठीक है। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द क्लासिकल थ्योरी। आपके में बिजनेस साइकिल थ्योरी नहीं है, ठीक है, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपके में जो थ्योरी है वो थ्योरी भी नहीं है, आपके में ट्रेड साइकिल है, बट आई थिंक शायद इकोनॉमिक्स में है या शायद बिजनेस एनवायरनमेंट में, आई एम नॉट श्योर, बट आपके में बिजनेस साइकिल नहीं ट्रेड साइकिल है, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? मैंने आपको समझाया कि वेरिएबल, इंटायरली ऑफ वेरिएबल पेमेंट्स, हाँ, पेमेंट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, मतलब इंटरप्रेन्योर का मेंटल एफर्ट कितना लगा है, उसका कैपिटल उसने अपने तरफ से कितना लगाया, अपनी कितनी सेविंग्स लगाई, अपना कितना दिमाग लगाया, कितने कनेक्शंस यूज़ किए, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये पेमेंट आपने खुद के लैंड पे अगर उसने शॉप या फिर फर्म खोला या गोडाउन खोला, ये सब कुछ, ठीक।
देन नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ओनली अप्लाइज इन केसेस वेयर, कौन से केसेस में अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? जहाँ पे एक फिक्स्ड फैक्टर हो, एटलीस्ट वन, क्योंकि जहाँ पे दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लगता है। लॉन्ग टर्म का लॉ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स शॉर्ट टर्म का लॉ है, और ये तभी लगता है जब कोई एक फैक्टर फिक्स हो। फैक्टर फिक्स कौन सा हो? कैपिटल फिक्स हो, ठीक है, लेबर वेरिएबल और कैपिटल फिक्स हो। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, प्लीज़ 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 उसको पढ़ लो जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज़ फॉलिंग, जब टोटल प्रोडक्ट कर्व फॉल कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कर्व अगर नीचे गिरता जा रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर टोटल प्रोडक्ट नीचे गिर रहा है तो बट ऑब्वियसली आप जो यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वो आपको कुछ खास एडिशनल वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो घटती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम व्हाट कैन बी सेड ऑफ टोटल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आई एम सो सॉरी फॉर इट, आई एम नॉट वेल, अचानक से आई डोंट नो पता नहीं क्या हो गया है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम व्हाट कैन बी सेड ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच गया है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैंने आपको TP, MP और AP, TR, MR, AR, TC, MC, AC तीनों के रिलेशनशिप्स पढ़ाए हैं कि जब ये बढ़ेगा घटेगा तो दूसरों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार, दोबारा समझाना विल बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस, तो मैं आपको बस समझा दे रही हूँ कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा अगर मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, मतलब एक्स एक्सिस को काट के नीचे चला गया, तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होती रहती हैं, ठीक। नेक्स्ट, द रीज़न द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इवेंचुअली इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज फॉर द टिपिकल फर्म इज़ बिकॉज। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्यों बढ़ता है जब आउटपुट इंक्रीज़ करता है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि जब आपको पता चल गया है कि आपकी जो बेस्ट कैपेसिटी है, जो आइडियल एक प्रोडक्शन की यूनिट का नंबर है, वो आपको मिल चुका है, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ऐसा भी टाइम आ जाएगा कुछ दिनों में कि आपको डिक्लाइनिंग रिटर्न्स या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगेंगे। तो यही एक रीज़न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले तो बढ़ता है, फिर आउटपुट बढ़ने के साथ साथ वो, ठीक है, आउटपुट बढ़ने के साथ साथ फिर वो नेगेटिव होते होते ख़त्म हो जाता है जब आप पूरे कर्व को ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। इफ़ द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ फर्म आर राइजिंग देन दिस इंडिकेट्स दैट। देखो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये सर के तो 2 फीट ऊपर से निकले, ऐसा ही लगेगा। बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे ना तो बहुत सिंपल लगेगा। जिसको खुद से पढ़ना अच्छा लगता है वो खुद से पढ़े, और जिसको लगता है कि वीडियोस थ्योरीज हेल्प करती हैं तो मैंने नोट्स का लिंक दे रखा है बाकायदा डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस मैंने आई बटन में लगाई हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी लगा रखा है, प्लीज़ उसको पढ़ लो, ठीक है। If a more efficient technology was discovered by a firm, there would be downward shift in the MC curve, but obviously क्योंकि MC curve downward तब shift करता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन बट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। देख रहे हो कितने रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं। देन नेक्स्ट, द फर्म्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इंक्रीजिंग। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कब इंक्रीज करता है? जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली भाई मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करेगा तभी तो कॉस्ट कर्व बढ़ेगा, अगर मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता जा रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। देन नेक्स्ट, अ फर्म एनकाउंटरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर सम रेंज ऑफ आउटपुट विल हैव अ। देखो जो मैंने वीडियोज़ बनाए उसमें एक यूनिट में मतलब एक वीडियो में एक यूनिट है, तो प्लीज़ डू रीड दैट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मैंने एक पार्टिकुलर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, 3-4 वीडियोज़ हैं, 3-4 वीडियोज़ पढ़ लोगे बहुत भला हो जाएगा, ठीक है। सो एंड स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे कुछ देर में, एंड आई बटन में भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, जैसे भी आपको सही लगता है आप पढ़ो, और आपको मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ बाकी के सेट्स का, उनको भी आप पढ़ो। पॉसिबल होगा तो मैं एक और वीडियो MCQs पर एक्सप्लेन करते हुए ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फॉलिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल
अटेन कर ली है, मतलब एफिशिएंसी अटेन कर ली है किसी भी फर्म ने, तो बट ऑब्वियसली उसकी एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन में घट जाएगी और उसको अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इवन बेस्टेस्ट होता नहीं पर फिर भी, ताकि मैं आपको थ्योरी के वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ लेट नाइट तक. डू लिसन टू देम, डू वॉच देम अगर वो आते हैं, एंड डू वॉच दिस वीडियो केयरफुली. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बाकी के 2-4 सेट्स का भी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ जो यूनिट 3 और 4 से हैं. ठीक है, उनको भी पढ़ लोगे तो भी दे आर वेरी हेल्पफुल. देखो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल आप सब कुछ सॉल्व कर ले जाओगे. ठीक है, ओके, सो टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर एग्जाम्स.